जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पार क्लासरूम के इस यूट्यूब चैनल पर। और एग्ज़ाम पार क्लासरूम की इस सेशन में यानी कि हिंदी की क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछली क्लासों को ज़रूर अटेंड किया होगा, अगर नहीं किया है तो उन क्लासों को बिल्कुल आप अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस सेशन में मैंने शामिल किए थे। तो साथियों, आज की क्लास में हम टॉप जो है 20 क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं, जिसमें व्याकरण के क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ शिक्षण विधियों के क्वेश्चन भी मैंने इसमें समाहित किए हैं। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सी टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप लगातार तैयारी करते जा रहे हैं और अगर आपका अभ्यास सही नहीं हुआ तो साथियों आप जो है एग्ज़ाम में सही आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो तैयारी के साथ साथ आपका अभ्यास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है आपको अभ्यास करना सफलता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, अभ्यास जो है वो सफलता की एक सीढ़ी है, तो अभ्यास आपको करना चाहिए और ऐसा अभ्यास करना चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको उससे जो है आपको उससे हेल्प मिल सके, आपको उससे जो है मजबूती मिल सके आपकी तैयारी में। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जो है रेगुलर क्लासों को अटेंड करना है, ताकि आपका अभ्यास जो है, आपकी तैयारी जो है वो मजबूत से मजबूत होती चली जाए। चलते हैं साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा कि विच्छेद का संधि विच्छेद आपको बताना है। विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन पहला क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि वी प्लस छेद है, विच्छे प्लस द है, वी प्लस छेद है या विच प्लस छेद है। तो विच्छेद का आपको संधि विच्छेद बताना है साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा, इस सबसे पहले बात करते हैं इस विच्छेद शब्द में, तो व्यंजन कौन सी संधि हो जाएगी? तो विच्छेद शब्द में सबसे पहले संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका जो विच्छेद होगा, संधि विच्छेद, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वी प्लस छेद। वी प्लस छेद यानी कि बीच में इसका चे का आगम हो जाएगा और क्या बन जाएगा? विच्छेद बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझते चलना है, ताकि जो है आपका डाउट भी क्लियर हो सके। साथियों, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट जो है वो आपके एग्ज़ाम में आपको जो है वो आपका पेपर गलत करवा सकता है, ठीक है। तो डाउट आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है वो प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य की बात हो रही है। रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई या फिर बिहारी रत्नाकर। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यानी कि रामचरितमानस जो है साथियों, ये एक प्रबंध काव्य है। तो ऑप्शन पहला आपको राइट कर लेना है। ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन पहला कहता है कि बहुत प्रसन्न होना, बहुत परेशान करना, जिज्ञासा शांत करना या फिर निंदा करना। तो देखिए, नाक में दम कर देना, इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत परेशान कर देना ही, ये यानी कि नाक में दम कर देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिएगा, साधु एक पुल्लिंग शब्द है, आपको इसका स्त्रीलिंग रूप बताना है। क्वेश्चन को सिंपल तरीके से पढ़ना है, बिना मानसिक दबाव के पढ़ना है, तभी जाके आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो पाएगा साथियों। तो साधु का आपको बताना है। सबसे पहले साधु की बात कर लेते हैं। साधु एक क्या है? साधु एक जातिवाचक संज्ञा है और ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं साधुनी, साध्वी, साधवी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साध्वी, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी। तो बच्चा की भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। सबसे पहले आपको बताना है संज्ञा। तो संज्ञा साथियों कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा होती है आपकी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती है? तो जातिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है और व्यक्तिवाचक, यानी कि 3 प्रकार की संज्ञा होती है। अब आपको बच्चा में बताना है, बच्चा का भाववाचक बनाना है, तो क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिएगा, उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, तो
उपसर्ग आपको बताना है। तो सबसे पहले शब्द कौन सा है, अत्यंत है। अत्यंत का आपको सबसे पहले अगर इसका संधि विच्छेद कर कीजिएगा और वो भी किसी सार्थक संधि विच्छेद होना चाहिए, दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो सार्थक होना चाहिए। तो अति प्लस क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो पहला क्या है, पहला बिल्कुल सार्थक है और बाद में शब्द जो है वो अंत है। तो पहला क्या है, उपसर्ग है, तो अति क्या है यहाँ पर, उपसर्ग हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आजीविका है, आज आजीविका है, आजीविका है या फिर आजीविका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट आंसर बताना है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आजीविका, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा साथियों, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वो उपत्यका है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। प्राणियों के पेट का एक अंग, बिल्कुल ये भी गलत ऑप्शन है। पर्वत का शिखर नहीं होगा, या इसका राइट आंसर क्या होगा, पर्वत के पास की भूमि। एक शब्द आपने पढ़ा होगा साथियों, एक तो है उपत्यका जो अभी हमने देखा है, एक होता है आदित्य का, क्या होता है, आदित्य का। और ये आदित्य का शब्द जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। आदित्य का अर्थ क्या होता है, पर्वत के पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, पर्वत के ऊपर की भूमि जो होती है उसको कहते हैं आदित्य का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और उपत्यका भी आपको ध्यान रखना है, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। भाषण, तेजस्वी, तेजस्वी भाषण। देखिएगा विशेषण जब भी आपको देखना है तो बच्चे शब्द जोड़ के देखना है कि तेजस्वी भाषण, क्या तेजस्वी भाषण होता है, बिल्कुल नहीं होता। कड़क भाषण, कड़क भाषण भी नहीं होता। आपने सुना है कभी कड़क भाषण, या ओजस्वी, तो ओजस्वी भाषण। या क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो है डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ तेजस्वी भाषण आपने कहीं सुना नहीं है, कड़क भाषण भी नहीं होता, लेकिन ओजस्वी भाषण जो है वो आपने सुना है। तो ओजस्वी भाषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ओजस्वी जो है इसका विशेषण है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगा का उच्चारण स्थान है, तो यम गणनाम नासिका। आपने अगर संस्कृत पढ़ा है तो उसमें अच्छे से सूत्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, सूत्रों के माध्यम से सिखाया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत से भी यहाँ पर हेल्प मिल जाती है। तो इंगे का उच्चारण स्थान आपको बताना है, नासिक्य है, कंठोष्ठ है, मूर्धन्य है या कंठताला भी है। तो देखिएगा इंगे का जो उच्चारण स्थान वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नासिक्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, नासिक्य हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखो और लिखो शिक्षण विधि किस में प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो, बात किसकी हो रही है, देखो और लिखो शिक्षण विधि किस विधि में, किस में प्रयुक्त करते हैं। तो मौखिक रचना में करते हैं, निबंध रचना, शुद्ध अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, निबंध रचना। निबंध रचना में जो है देखो और लिखो विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निबंध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निबंध शिक्षण का आपको मुख्य उद्देश्य बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है निरीक्षण शक्ति का विकास, कलात्मक लेखन क्षमता का विकास, सी ऑप्शन है तर्क शक्ति का विकास, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा निबंध शिक्षण का जो है वो निरीक्षण शक्ति का विकास करना भी इसका उद्देश्य है, कलात्मक लेखन क्षमता का विकास करना भी है, साथ ही साथ तर्क शक्ति का विकास भी जो है वो निबंध शिक्षण का उद्देश्य है साथियों। तो डी ऑप्शन आपको राइट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति की विधा है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति की विधा आपको बताना है, वर्णात्मक लिखित रचना, तुलनात्मक लिखित रचना, विवरणात्मक लिखित रचना या उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति की विधा की बात करें तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि साथियों द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। द्वितीय भाषा की बात हो रही है, प्रश्नोत्तर विधि है, अनुवाद विधि है, व्याख्यान विधि है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए द्वितीय भाषा की विधि जो है वो साथियों कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में वो हो जाएगी अनुवाद विधि। अनुवाद विधि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
द्वितीय भाषा शिक्षण में महत्व देते हैं, किस पर महत्व दिया जाता है? द्वितीय भाषा शिक्षण में बोलने पर दिया जाता है, सुनने पर दिया जाता है, उपरोक्त दोनों पर दिया जाता है या किसी में नहीं दिया जाता? तो द्वितीय भाषा शिक्षण में तो साथियों की क्या किया जाता है? बोलने पर भी ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ सुनने पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विकास में सहायक रहे हैं ऐसे इन चारों ऑप्शन में से कौन से सहायक रहे हैं हिंदी विकास में? क्या हिंदी के शब्द भंडार सहायक रहे हैं, हिंदी की विधाएं सहायक रही है, या फिर वाक्य संरचना एवं उनके सिद्धांत? और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंदी के शब्द भंडार भी होने चाहिए हिंदी के विकास के लिए, हिंदी की विधाएं भी होनी चाहिए, साथ ही साथ वाक्य संरचना एवं उनके सिद्धांत भी जो है हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों कि व्यक्ति का सीखना निर्भर करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति का सीखना जो है वो किस पर निर्भर करता है? भाषा शैली पर, भाषा के मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर, भाषा की वार्तालाप और शुद्धता पर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा साथियों, व्यक्ति का जो सीखना निर्भर करता है वो करता है भाषा की वर्णमाला और उसकी शुद्धता पर। अगर भाषा अशुद्ध है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, अगर भाषा वैज्ञानिक है लेकिन शुद्ध नहीं है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, भाषा शैली सही है लेकिन शुद्ध नहीं है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, अगर भाषा की वर्णमाला सही है साथ ही साथ शुद्ध है तो बिल्कुल बच्चा जो है भाषा सीख सकता है और सीखने में रुचि भी लेने लगता है। तो इस प्रकार से हमको समझते चलना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है? भाई ये अपना भारत है, ये अपना एक प्रकार से भारत मान लीजिएगा, ये अपना इस प्रकार से राजस्थान मान लीजिएगा। अब यहाँ पर पूरे भारत में नहीं बोल करके केवल राजस्थान में वो भाषा बोली जा रही है, केवल राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वो भाषा बोली जा रही है, तो फिर वो भाषा कौन सी हो जाएगी? राष्ट्रभाषा तो वो हो नहीं सकती, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो सभी की भाषा होती है, मातृभाषा नहीं हो सकती, क्षेत्रीय भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा, स्पेशल क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं या फिर उसको प्रादेशिक भाषा भी हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत बिल्कुल बच्चा एक्टिव रहकर क्रियाशील रहकर के सीखता है, तो ये सिद्धांत बिल्कुल है। प्रेरणा का सिद्धांत भी है, साथ ही साथ रुचि का सिद्धांत भी है, और अभी अरुचि का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। बच्चा अरुचि रहकर कभी सीख ही नहीं सकता, शिक्षण हो ही नहीं सकता, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द आपको बताना है, वायु है, खेत है, आग या फिर कान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखिएगा तत्सम जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? कान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कान जो है वो एक तत्सम शब्द हो जाएगा। तो आई होप के साथियों आज के 20 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपने इनको एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ करके इन क्वेश्चनों का आपने आंसर दिया होगा। तो आपके इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी जो है वो लगातार चलती रहे। हमारे द्वारा हर संभव में प्रयास करूँगा कि आपका हर डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो चलेगा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 4 के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैवी नाइस डे।